गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ पीयूष कुमार और फ्यूचर नीति के इस चैनल में आपका स्वागत है। कल जो हमने क्लास ली थी, जो कवर किया था वो किया था हमने प्रेमबल को यानी प्रस्तावना को। और आज की जो क्लास है उसमें हम भारतीय राजनीति व संविधान के बारे में बात करेंगे। जो राज्य व्यवस्था है भारत की वो कैसी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है भारतीय राजनीति और संविधान क्या चीज़ है, इनमें फ़र्क क्या है। अगर भारतीय राजनीति की बात की जाती है तो उसका मतलब है कि संविधान को लागू करने का एक व्यावहारिक स्वरूप। अगर संविधान की बात की जाए तो यह एक नियमों का समूह है। जो संविधान है वो एक नियमों का समूह है, यानी जो नियम हमने लिखे हैं एक एक दो दो करके, जितने भी सारे नियम हैं हमने जब उनको इकट्ठा किया तो वो नियमों का एक समूह बन गया। और जो नियमों का समूह बना उसी को हमने क्या बोला, उसको हमने बोला संविधान। जबकि इस संविधान को जो लागू कराने का जो प्रोसेस है, लागू कराने की जो नियम है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उसी को बोला गया हमने भारतीय राजनीति। संविधानवाद क्या है, यानी संविधानवाद का होता है जो विधि की सर्वोच्चता। विधि की सर्वोच्चता का मतलब है कि जब जो भारत है, ठीक है, इस भारत में जो भी शासन किया जाएगा वो विधि के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पे कभी किसी का ऐसा शासन नहीं है कि भाई जो प्रधानमंत्री बन गया है वो कुछ भी नियम लागू कर सकता है। जो भी काम किया जाएगा पूरे भारत में, जो भी प्रोसेस होगा, चाहे वो चुनाव का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी काम हो, वो एक विधि के अनुसार किया जाएगा। कुल मिला के मनमाना जो व्यवहार होता है वो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आती है प्रस्तावना और संविधान। प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना मैंने कल पढ़ा दी थी, लेकिन एक छोटा सा एक चीज़ है, वो है प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं और एक आईपीसी। ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी जितने भी लॉ है ये सारे के सारे कानून बनते हैं। ठीक है, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। जितनी भी जो सज़ा होती है, देखो जो भारतीय का जो कानून है उस कानून के तहत ही सज़ा दी जाती है। जो संविधान है, संविधान कभी किसी को सज़ा नहीं देता, सिर्फ संविधान बताता है कि भारत में रहना किस तरीके से, भारत के जो नियम है वे किस तरीके से होते हैं। लेकिन जो सज़ा देने का काम है वो आईपीसी का होता है। आईपीसी का भारतीय दंड संहिता कहते हैं जिसे। ठीक है, सीआरपीसी होती है और बहुत सारे लॉ होते हैं, जो लेबर लॉ हो गया, वुमेन लॉ हो गया। ठीक है, इन्हीं के तहत सारे के सारे काम किए जाते हैं। यही पूरा का पूरा ढांचा मिलकर एक कानून बनता है। ये जितने भी आईपीसी सीआरपीसी है, अगर आपको इनकी क्लासेस चाहिए, ये यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनकी आपको क्लासेस चाहिए, अगर आपको हमारा कंटेंट पॉलिटी का पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पॉलिटी की क्लासेस शुरू कर देंगे, सॉरी मूल विधि की क्लासेस जो है वो शुरू कर देंगे। अदरवाइज़ जो संविधान है, संविधान में जो है, संविधान के 22 भाग हैं और इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन आपको कहीं कहीं क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज आप देखोगे तो 25 भी मिल जाएगा और अनुच्छेद 470 मिल जाएगा। ठीक है, ये होते क्या है, कब आपको 25 लगाने हैं, कब आपको 22 लगाना है। दोस्तों, जो संविधान जब लागू हुआ था, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में केवल 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल राइट कर करके, ठीक है, जो आर्टिकल 368 है, जब संविधान संशोधन होता है तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए जाते हैं संविधान को। तो जैसे कि आपका संविधान भाग 14 है। ठीक है, 14 के साथ 14A भी है। ठीक है, संविधान का जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो पार्ट 4A में है। ठीक है, तो अगर पार्ट 4 को और पार्ट 4A को अगर हम काउंट करें तो इस तरह मिला के कंप्लीट 22 नहीं 25 भाग बनते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा 25 को लेकर कि संविधान में अधिकतम कितने भाग हैं, तब आपको 25 लगाने हैं। अगर और 25 इसमें मेंशन भी क्या है ऑप्शन में, तो आपको 25 लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज 22 भाग ही माने जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा अनुच्छेद को लेके। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संविधान में अधिकतम कितने अनुच्छेद हो सकते हैं, कितने अनुच्छेद है, ठीक है, तब आपको लगाना पड़ेगा 470। ठीक है, 470 अनुच्छेद भारतीय संविधान में। अदरवाइज पूछा जाए कि भाई मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है या मूल संविधान में कितने भाग हैं, ठीक है, तो आपको यही संविधान के 22 भाग है और अनुच्छेद 395 है। अनुसूची के बारे में ऐसा नहीं है। ठीक है, अनुसूची कभी ऐसे नहीं होती कि अनुसूची 2, अनुसूची मतलब 2A, अनुसूची 3, अनुसूची 3A, इस तरह नहीं होती। बस इतना है कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8। अब संविधान संशोधन करके अनुसूचियों की जो संख्या है वो कर दी है 12। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपको क्वेश्चन मतलब आपको वहाँ पर आंसर लगाना है 12।
अगर सिर्फ पूछा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन बने कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, या फिर ये कही जाए कि जब संविधान लागू हुआ था या संविधान अंगीकृत किया गया था तब संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तब आपको लगाना है सिर्फ 8। आगे चलते हैं दोस्तों। ये प्रस्तावना मैंने आपको कल की क्लास में कवर कर दी थी। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं और संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि जब आप कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी आपके जो अधिकार है वो छीन ले जाते हैं, आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, तब आप अनुच्छेद 32 के अनुसार सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कर हाई कोर्ट में सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आर्टिकल 226 का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन आर्टिकल 32 इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं कि भाई मेरे जो अधिकार है, मूल अधिकार, उनका उल्लंघन किया गया है। और इसका जो स्रोत है वो यूएसए से लिया गया है। और इसकी अगर बात की जाए तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना को जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में लिखा हुआ है, तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन स्रोत की बात की जाए, जैसे कि भारत में बहुत सारे ऐसे जो मूल अधिकार हो गए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो गए, ये कहीं ना किसी देश से स्रोत के रूप में लिए गए हैं। कुछ इस तरह से अगर आप देखोगे गूगल पे तो कुछ इस तरह से आपको प्रस्तावना मिलेगी, यानी संविधान की जो प्रस्तावना उद्देशिका है कुछ इस रूप में भी आपको दिखाई देगी। और यही वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि प्रस्तावना की भाषा का स्रोत ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आधार या उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने आपको दोस्तों पिछली क्लास में ये बताया था कि उद्देशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जो जे.एल. नेहरू है वो लेकर आए थे और 13 दिसंबर 1946 को इसे रखा गया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली थी। और संविधान में 26 नवंबर सन 1949 को संविधान जब अंगीकृत हुआ था, तो उसके अंगीकृत के साथ साथ ही जो संविधान की प्रस्तावना है उसको भी अंगीकृत किया गया था। उसके बाद जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका जो स्रोत है वो यही है कि हम भारत के लोग, हम भारत का लोग कौन है, हम भारत के लोग का मतलब है जनता, यानी जनता का ही यहाँ पे शासन है और किसी का शासन नहीं है। ये 2 केसेस मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में, रीवेरुबारी केस और केशवानंद केस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको सन वगैरह सब कुछ याद करने हैं। 13 जजों और 7-6 से फैसला आया था। ये नोट्स मैं आपको सारे के सारे पढ़ा चुका था। भारतीय राजनीति की प्रकृति कैसी है, ये प्रस्तावना के ही सदस्य, ये जितने भी पॉइंट हैं 5 के 5, ये सारे के सारे प्रेम्बल से संबंधित है। प्रेम्बल में यही शब्द है जो मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ। नेक्स्ट है हाँ स्टेट। दोस्तों आपको कुछ जगह देखने को मिलेगा स्टेट। स्टेट क्या है? अगर भारत की बात की जाए तो भारत में तो जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, गोवा, ये जितने भी ये स्टेट है, स्टेट मतलब एक राज्य है। लेकिन अगर इंटरनेशनल तौर पर आप देखा जाए तो ये जो स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आप अमेरिका में चल जाओ तो वहाँ पे तो स्टेट नहीं होते, वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, शहर का ही एक बड़ा लीडर चुन दिया जाता है। तो स्टेट की परिभाषा क्या है? किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, किसी भी समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसी के आधार पर उसके कुछ पॉइंट रखे गए कि अगर ये जो पॉइंट है अगर ये कहीं लागू में हो जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं, तो हम उसको स्टेट घोषित कर देंगे। ये क्या पॉइंट है? एक तो जनता, एक क्षेत्र, एक सरकार, एक संप्रभु। मतलब एक तो क्षेत्र होना चाहिए आपका, जो एक सीमित क्षेत्र है, ठीक है, एक तो क्षेत्र होना चाहिए, उस क्षेत्र के ऊपर एक जनता निवास करे, ठीक है, और वहाँ एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है, उस जनता ने एक सरकार बनाई हो, एक क्षेत्र हो, एक जनता हो, और उस जनता से द्वारा एक सरकार बनाई गई हो, और वहाँ पे संप्रभु हो। अगर ये 4 चीज़ आपको मिल जाती हैं कहीं पे भी, तो समझ लेना वो एक क्या नाम है, वो एक स्टेट है। जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, आप बात की जाए तो भारत भी एक स्टेट है। जितने भी ऐसे देश हैं तो वे स्टेट माने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्टेट नहीं, जैसे कि अगर अभी आप बात की जाए तो एक देश है जिस पे तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। बाकी सब तो क्लियर हो गए भाई। एक संप्रभु रह रहा है। संप्रभु क्या चीज़ है? संप्रभु मतलब जब कोई देश, मतलब कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र ऐसा हो जो स्वयं निर्णय लेने में समर्थ रखता हो, ठीक है, जैसे कि अब भारत है, ठीक है, जो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से जो फैसले हैं वो स्वयं ले सकता है। किसी की आवश्यकता नहीं है कि वो अमेरिका से या किसी भी देश से
समझौता करे या किसी भी देश की हेल्प ले या किसी भी देश की सपोर्ट ले, भारत इतना सक्षम है कि वो अपने निजी और बाहरी, ठीक है, अपने निजी और बाहरी जो फैसले हैं वो खुद ले सकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी का दबाव है, ना ही किसी का, जैसे कि 1947 से पहले भारत क्या संप्रभु देश था? नहीं था, क्योंकि उस समय जो भारत के फैसले थे वो ब्रिटेन सरकार लेती थी, ठीक है। अब लेकिन क्या है, अब भारत संप्रभु है, तो इसी को हमने संप्रभु कहा गया कि जब कोई भी जो भारत है या कोई भी देश है जो अपने फैसले स्वयं ले सके, निजी भी और बाहरी भी, उसी को बोलते हैं संप्रभु। तो जिसके अंदर ये 4 कंडीशन अप्लाई हो जाएगी जिस क्षेत्र के अंदर, उसी को हम स्टेट बोल देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा यूएसए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका और यूएसए दोनों एक ही बात है। अगला आते हैं संप्रभुता देश। जिसके पास यह नियम हो वह संप्रभु कहलाएगा। कौन कौन से नियम है? मतलब एक तो स्वतंत्र हो, एक समाजवाद हो, ये मैंने आपको बताया, क्या नाम, ये जो शब्द है ये इनका मतलब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। स्वतंत्र का तो मतलब आप सभी जानते होंगे, स्वतंत्र, समाजवाद, ठीक है, लोकतांत्रिक साम्राज्य है। उसके बाद संसाधनों पर अधिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये क्या चीज़ है? लोकतांत्रिक समाजवाद का तो आप जानते होंगे, लोकतांत्रिक मतलब जहाँ लोकतंत्र हो, जनता का शासन हो, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, संसाधनों पर अधिकार। संसाधनों पर अधिकार का मतलब है कि जब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं। तो गवर्नमेंट का तो जो गवर्नमेंट की चीज़ होती है, ठीक है, उन पर तो कंप्लीट गवर्नमेंट का ही है। बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट क्या चीज़ है? जैसे कि आपने एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मिल है। मिल किसी एक बंदे का रहता है, वो एक उसकी निजी संपत्ति है, ठीक है। उसके जितने भी नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, सब मिल वाला अपने को आप खुद डिसाइड करता है। जबकि अगर आप गन्ने का रेट देखते हो तो गन्ने का रेट कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि लेबर लॉ है। लेबर लॉ में जो लिख दिया है, चाहे किसी की अपनी खुद की संपत्ति पे कोई एक कंपनी, एक फर्म लगाई हुई हो, उसमें अगर कोई लेबर को रखा जाएगा तो लेबर लॉ के अनुसार उससे काम लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, उससे उसके अनुसार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी है, जब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों संपत्तियों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा संसाधनों पर गवर्नमेंट का अधिकार हो, उसे बोलते हैं संसाधनों पर आधारित, ठीक। संसाधनों पर आधारित भी है क्योंकि अब मैं नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। वो इसीलिए आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था की वजह से, क्योंकि जो गवर्नमेंट संपत्ति है और जो प्राइवेट संपत्ति है, ये दोनों मिलकर ही, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वे भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था में हेल्प करती है। तो इसीलिए भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की संपत्तियों से एक व्यवस्था बनाई जाती है, जो धन इकट्ठा किया जाता है, जिससे पूरे भारत का संचालन किया जाता है। इसलिए भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक। इसके बाद है जो नोट है, एक कि संप्रभुता की ताकत जनता में निहित होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, ठीक। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो संप्रभु कौन होगा, ठीक है, लोक, क्योंकि संप्रभु में लोकतंत्र भी आता है। और जनता संसद को पावर देती थी। कोई हल्का सा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे, आप ध्यान देना, टाइपिंग में हल्का सा एरर आ गया, ये पावर था, ठीक है। जनता संसद को पावर देती है और संसद नियम बनाती है। तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली रूप से पावर किसके हाथ में है? पावर जनता के रूप में, जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता ही संसद को बनाती है और संसद नियम बनाती है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष, एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, ये क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि जब सरकार सभी धर्मों के प्रति तटस्थ हो। तटस्थ का मतलब है जब सभी धर्मों को एक व्यवहार्य रूप से देखे और राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होता, उसे बोलते हैं हम पंथ निरपेक्ष। इसको इंग्लिश में सेकुलरिज्म बोलते हैं। जब भी कोई हंगामा चर्चा हो जाता है, धार्मिक हिंसा हो जाती है, तो इसीलिए आपने शब्द सुना भी होगा जो आता रहता है कि भाई सेकुलरिज्म को खतरा, सेकुलरिज्म का मतलब खतरा है, वो यही है, पंथ निरपेक्ष। अब्राहम लिंकन का एक इम्पोर्टेंट कथन है, वो क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये डेफिनेशन भी है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन जो है वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वर्तमान समय में तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन एक चर्चित और एक फेमस राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ नियम ऐसे दिए थे जिनसे जो अमीर वर्ग थे, लोग थे, उनको दिक्कतें हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जनता के बारे में सोचा, इन्होंने गरीबों के बारे में सोचा था। इसलिए अब्राहम लिंकन को बहुत ज़्यादा फेमस और प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है अमेरिका में। गणतंत्र जो शब्द है वो फ्रांस से आया था, ठीक है। जब
राष्ट्र का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाए तब गणतंत्र कहलाता है। कुल मिला के सीधा सीधा इसका कहने का मतलब गणतंत्र की जो परिभाषा है उसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि जैसे राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो वो नियम अप्लाई नहीं होगा। चाहे औपचारिक तरीके से बने, चाहे अनौपचारिक तरीके से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से बने, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से बने, लेकिन जनता द्वारा ही और जनता में से ही एक राजा बनेगा। ठीक है, इसी को गणतंत्र कहते हैं। प्रस्तावना में न्याय न्याय देखो, मैं आपको प्रस्तावना पहली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये तीन ही प्रकार के न्याय हैं जो प्रस्तावना में होते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो थोड़ी छोटी रहेगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक हम MCQ सीरीज़ ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो टॉपिक है, जैसे कि प्रस्तावना हो गई, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हम जो भी क्लास लाएंगे जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी MCQ क्लास भी हमारे इसी चैनल पे मिलेगी, ताकि आपका साथ साथ रिवाइज भी हो जाए। और आपकी जो आपको मैंने जो पढ़ाया है वो थ्योरिकल पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन जो एक जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पे एक समझ आपको विकसित करनी पड़ेगी, और वो होती है कि जो थ्योरी से निकल कर जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसीलिए एक ऑप्टिकल क्लास चलाई गई है जिसमें ऑप्टिकल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वो आपको वो क्लियर करने हैं, तो वो वाली क्लास ज़रूर देखना। तो अब आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।